हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। होपफुली तैयारी आप लोगों की अच्छी चल रही है। मई 2025 के एग्ज़ाम आने वाले हैं। हमेशा की तरह बच्चों की डिमांड रही कि सर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताइए इन एवरी सब्जेक्ट जो कि हमारे लिए हेल्पफुल रहें। तो बच्चों, पहले मैं यही बताना चाहूँगा कि पास होना इज़ नॉट ए बिग टास्क। किसी भी बच्चे के लिए एग्ज़ाम क्लियर करना कोई बड़ी टास्क नहीं है। जनरली मैं एक एग्जांपल देता हूँ कि फ़ेल होने के लिए ज़ोर लगाना पड़ता है। जो बच्चा बिल्कुल ही अपने आप से प्रॉमिस कर ले कि मुझे फ़ेल होना है वही फ़ेल होगा। अदरवाइज़ कुछ लिमिटेड कंटेंट पढ़कर और कुछ दिनों की मेहनत से बच्चा एग्ज़ाम सोल क्लियर कर लेता है। जनरली 20 नंबर की इंटरनल रहती है और एक किसी अच्छे बच्चे ने, एवरेज बच्चे ने अगर सेशनल अपना बढ़िया पढ़ के दिए हैं तो 15 से 16 नंबर उसको एवरेज सेशनल में मिलते हैं। 25 नंबर अराउंड उसको चाहिए आउट ऑफ 80 इन द फाइनल एग्ज़ाम, और टोटल 40% मार्क्स चाहिए इंटरनल और फाइनल मिलाकर। दैट इज़ नॉट ए बिग डील। तो आप लोग बिल्कुल मेंटली रेडी रहिए कि आपको 25 टू 27 मार्क्स लेने हैं आउट ऑफ 80, जो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। 1 नंबर के 20 क्वेश्चन आएंगे। वहाँ अगर आप लोगों का आईक्यू लेवल अच्छा वर्क करता है तो वहाँ आप नंबर खींच सकते हैं। 3 नंबर के क्वेश्चन होंगे, फिर 5 नंबर के क्वेश्चन होंगे। जहाँ आपका दिल दिमाग फिट बैठता हो, थ्योरी लिखने में आप माहिर हैं तो 3 और 5 मार्क्स के क्वेश्चन में नंबर खींचिए। आप लॉजिकल आंसर देने में माहिर हैं तो 1 नंबर वाले में आप लोग नंबर खींचिए। तो जब बिना देरी किए अपन शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़। नंबर 1 सब्जेक्ट इज़ फार्मास्यूटिक्स। तो फार्मास्यूटिक्स में बच्चों पहला चैप्टर है हिस्ट्री एंड स्कोप ऑफ द फार्मेसी, जिसमें इंडियन फार्माकोपिया को लेकर जनरली 1 या 2 क्वेश्चन हर बार आते हैं। टोटल 9 एडिशन्स आए हैं अभी तक आईपी के, इंडियन फार्माकोपिया के। पहला 1955 में आया। उसके बाद एवरी एडिशन का आपको ईयर याद होना चाहिए। उसके बाद पहला बीपी यूएसपी कब आया ये भी पता होना चाहिए। जिस तरह हॉलीवुड बॉलीवुड मूवीज़ के अपने को नेम याद रहते हैं ना, आज भी अगर आप लोगों से पूछ लिया जाए या हमारी उम्र वालों से पूछा जाए डीडीएलजे मूवी कब आई थी, हमें ईयर याद रहता है। उसी तरह हमें पहला आईपी कब आया, पहला बीपी कब आया याद रहना चाहिए। टाइटैनिक मूवी कब आई थी, कितने लोगों को याद है, कमेंट में बताइएगा एक बार। उसके बाद अगर हम लोग लें पैकेजिंग मटेरियल, जितनी भी फॉर्मुलेशंस को पैक करने में मटेरियल जो यूज़ होता है, कार्टन, रबर, मेटल, सिलिकॉन, प्लास्टिक, उन सब की क्वालिटीज़, मेरिट एंड डीमेरिट, किसके क्या फ़ायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं। जैसे हम लोग हमारे कपड़े पहनते हैं, कॉटन, वूलन, नायलॉन, उनके कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं, उनके लिए पहनने के मौसम अलग हैं, फंक्शन अलग हैं। इसी तरह फॉर्मुलेशन या ड्रग्स को, दवा को पैक करने के लिए जो कंटेनर आते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हैं। कौन सी फॉर्मुलेशन पे कौन सा कंटेनर फिट बैठेगा, कौन से फंक्शन में, जैसे हमारे लिए डिफरेंट कपड़े बनते हैं उसी तरह डिफरेंट फॉर्मुलेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट कंटेनर बनते हैं। उनकी क्या मेरिट्स हैं, क्या डीमेरिट्स हैं, वो आप लोगों को पता होनी चाहिए। फिर क्वेश्चन आता है फार्मास्यूटिकल एड्स पे। ये एड्स वो नहीं है एचआईवी वाला, ये एड्स है हेल्पिंग एजेंट इन फार्मास्यूटिक्स और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री, जिसमें ऑर्गेनोलेप्टिक एजेंट आ जाते हैं, फ्लेवरिंग एजेंट, स्वीटनिंग एजेंट एंड कलरिंग एजेंट। उनकी क्वालिटीज़, उनके एडवांटेज और उनके डिसएडवांटेज, और सबसे बड़ी बात उनके एग्जाम्पल्स। फिर आते हैं बच्चों यूनिट ऑपरेशन, साइज रिडक्शन, साइज सेपरेशन, मिक्सिंग। इन सब में जो मशीनरी यूज़ होती है उन मशीन्स या इक्विपमेंट का आप लोगों को नाम पता होना चाहिए। जैसे हम लोग हमारे घर में मसाले पीसने के लिए मिक्सी चलाते हैं ना, और सुजाता का मिक्सर जो आता है वो बड़ा ही पॉपुलर है। उसी तरह एक बॉल मिल है, बाल मिल, जो वेरी पॉपुलर मशीन या इक्विपमेंट है हमारी फार्मेसी में, और हर पेपर में एक क्वेश्चन उस पर रहता है। उसकी मैकेनिज़्म है एट्रिशियन एंड इम्पैक्ट। उसका फ़ोटो बनाना है आपने, डायग्राम देना है और उसकी वर्किंग बतानी है। और आप में से कई बच्चे तो चित्रकारी, पेंटिंग बहुत अच्छी करते हैं। किसी हीरो या हीरोइन की फ़ोटो बनानी हो तो अपन हमारे माइंड में इमेजिनेशन से बना देते हैं ना। और यहाँ तो हम लोगों ने आपको नोट्स दिए हुए हैं, उसमें से आप लोगों ने देखकर प्रैक्टिस करनी है बॉल मिल के डायग्राम की, और फाइनल पेपर में भी अपनी रिमेम्बरेंस से बनानी है। फिर साइज सेपरेशन में साइक्लोन सेपरेटर और सीव्स, जो छलनी आती हैं, छाननी आती हैं, उनके नंबर आप लोगों को मालूम होने चाहिए। पाउडर की कैटेगरी मालूम होनी चाहिए, मॉडरेट पाउडर, कोर्स पाउडर, फाइन पाउडर, इनकी कैटेगरीज। फिर आता है मिक्सिंग में डबल कोन ब्लेंडर।
डबल कोन ब्लेंडर का डायग्राम, उसकी वर्किंग, प्रिंसिपल, एडवांटेज, वो सब आपको पता होनी चाहिए। देन फिल्ट्रेशन, ड्राइंग में फ्लूइडाइज्ड बेड ड्रायर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, फिर आती हैं फॉर्मुलेशन पार्ट, टेबलेट, कैप्सूल, स्टेराइल फॉर्मुलेशन, देन लिक्विड फॉर्मुलेशन। तो उसमें आप लोगों ने इनका डेफिनेशन और इनके एग्जाम्पल देने हैं। टेबलेट सभी ने खाई है ना कभी। बचपन में मम्मी चम्मच में घोल के पिलाती थी, क्योंकि सीधी टेबलेट गटकना मुश्किल होता है, वोमिट आ जाती थी। और फिर धीरे धीरे हमने कैप्सूल खाए, उसमें सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल, हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, कई तरह के कैप्सूल आए, जो कि 2 टाइप्स होती हैं, हार्ड जिलेटिन और सॉफ्ट। बीच में हमारे एक टीचर आ गए थे, उस वजह से हमने एक पॉज लिया। सो डोंट वरी, हमारी टीम ने स्मार्ट पैनल पर भी आप लोगों के लिए लेक्चर रिकॉर्ड करे हैं। सो अगेन कम ऑन द पॉइंट, बचपन में हम लोगों ने चम्मच में, स्पून में टेबलेट को डिज़ोल्व करके खाया है, और उसके बाद हम लोगों ने कैप्सूल भी खाए। डिफरेंस इन सॉफ्ट जिलेटिन कैप्सूल एंड हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, ये भी एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो रिपीटेड रहता है एवरी पेपर में। उसके बाद लिक्विड फॉर्मुलेशन में सिरप, सस्पेंशन, इमल्शन, इनका डेफिनेशन और इनके करेक्टरिस्टिक आप लोगों को पता होने चाहिए। फिर आ जाती हैं स्टेराइल फॉर्मुलेशन। स्टेराइल मतलब जितने भी इंजेक्टेबल प्रोडक्ट हैं या आई प्रोडक्ट हैं वो स्टेराइल होने चाहिए। वहाँ पर आप लोगों ने इंजेक्टेबल प्रोडक्ट्स की क्लासिफिकेशन और उनके मेथोडोलॉजी देनी है, मेथड्स देने हैं प्रिपरेशन के। फिर बच्चों एक पार्ट आता है NDDS, नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। जैसे कि हम लोगों ने बचपन में टीवी यूज़ करे, फिर CD यूज़ करी, फिर हम लोगों ने एक बड़ी सारी कैसेट आती थी, उस पर मूवीज़ देखते थे। आज की डेट में ज़माना HD हुआ, मोबाइल पर आए, नोवल मेथड्स आ गए। उसी तरह फॉर्मुलेशन में भी अब टेबलेट कैप्सूल के बाद का नया ज़माना आ गया, जिसमें माइक्रो पार्टिकल आ गए, नैनो पार्टिकल आ गए, मिसल्स आ गई, पैचेस आ गए। ये नोवल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है कि दवा को हमारे शरीर में पहुंचाने के लिए नए नए मेथड क्या हो सकते हैं। और आप लोग भी, मुझे लगता है, लाइफ में हर चीज़ के लिए नए नए मेथड यूज़ लेते हैं ना। तो यहाँ फॉर्मुलेशन में भी कुछ नए मेथड्स हैं, उनकी आपने क्लासिफिकेशन, डेफिनेशन और एग्जाम्पल याद करने हैं। Then there is one more question which is coming alternatively year or every year, difference in QA and QC, quality assurance और quality control में क्या difference होता है, difference in the CGMP and GMP। तो ये आप लोग अच्छे से कीजिएगा। अभी अपन जल्दी से बिना टाइम गवाए आते हैं सेकंड सब्जेक्ट पे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में। बच्चों थोड़ा सा टफ पार्ट रहता है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। जनरली 3 में ये क्लासीफाई है। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में पहला पार्ट आ जाता है एनालिटिकल केमिस्ट्री का, फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, फिर मेडिसिनल केमिस्ट्री का। तो एनालिटिकल केमिस्ट्री में जो अपना पार्ट है दैट इज़ विद दी मेथड्स ऑफ एनालिसिस। सबसे पहले एक जो क्वेश्चन हर बार आता है, सोर्सेज ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस, कि हमारी जो ये फार्मास्यूटिकल ड्रग्स बनी, इनमें इम्प्योरिटी कहाँ कहाँ से आ सकती है। इसको मैं हमेशा एग्जांपल देता हूँ कि आप लोगों ने घर पर मिल्क लाए, उससे दही जमाया, उससे मक्खन या घी निकालना है, तो जहाँ जहाँ से इम्प्योरिटी आ सकती है सेम वैसे ही इम्प्योरिटी आती है ड्रग्स में। नंबर 1 फ्रॉम द रॉ मटेरियल, नंबर 2 मेथड ऑफ प्रिपरेशन में, थर्ड कंटेनर से, चौथा ट्रांसपोर्टेशन से, 5वां पैकेजिंग मटेरियल से, और 3-4 फैक्टर और आ जाएंगे, वो आप लोगों ने लर्न कर देने हैं और अच्छे से उसमें आप लोगों ने डिस्क्राइब करना है। फिर एक क्वेश्चन फिक्स रहता है लिमिट टेस्ट पे, सल्फेट, क्लोराइड, हैवी मेटल एंड आयरन, और वहाँ पर आर्सेनिक के लिए जो एपरेटस है, गुटजेट है, वो आप लोगों ने लर्न करना है। फिर आती है एनालिसिस। जनरली आप मानिए कि एक ड्रग इंस्पेक्टर ने सैंपल लिया मेडिकल स्टोर से, उसकी वो एनालिसिस करना चाह रहा है कि क्वालिटेटिवली या क्वांटिटेटिवली ये प्योर है या इम्प्योर है कंपाउंड। तो उसके जो मेथड्स हैं दे आर कॉल्ड वॉल्यूमेट्रिक एनालिटिकल मेथड्स, जिसमें एक्वस टाइट्रेशन, नॉन एक्वस, कॉम्प्लेक्सेशन, प्रेसिपिटेशन, रिडॉक्स टाइट्रेशन, ये सारे मेथड आ जाते हैं। और इन सब के बाद एक आता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, जिस पे कि क्वेश्चन फिक्स रहता है। आई नो बर्डन बढ़ रहा होगा, क्योंकि एग्ज़ाम के दिनों में बर्डन हम में भी आता था, पर मान के चलिए कि मेन चीज़ें अगर आप लोग कवर करते हैं और अपनी पूरे साल की नॉलेज को मिक्स करते हुए अपनी शीट्स अच्छे से भरते हैं, राइटिंग अच्छी रहे, प्रेजेंटेशन बढ़िया रहे, ब्लैक और ब्लू पेन का और पेंसिल का सही कॉम्बिनेशन करेंगे आप लोग, तो आपको मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। पेंटिंग और जहाँ पर कुछ डायग्राम आए वो आप ज़रूर बनाइए।
फिर इनऑर्गेनिक जो पार्ट आता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है एंटासिड, जो कि एसिडिटी को दूर करता है। आजकल शादियों का सीज़न है, वैसे भी अपन शादियों में जा रहे हैं, ओवर ईटिंग होती है तो उसके बाद एसिडिटी बनती है ना, डकार आते हैं। और टीवी पर भी हर चौथी ऐड आजकल आ रही है एंटासिड की। इनो इज़ द वेरी गुड एग्जाम्पल ऑफ एंटासिड। तो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है उसमें, जिसे बेकिंग सोडा भी बोला जाता है, बेकरी में यूज़ होता है और वो पेस्ट्री और केक बनाने में भी यूज़ होता है। तो चलो, मुंह में पानी आ रहा होगा, पर बाकी बात अपन करेंगे बाद में खाने पीने की। जल्दी से अपन आते हैं अपने फर्दर मोर टॉपिक्स पे, टॉपिकल एजेंट एंड डेंटल प्रोडक्ट। दांतों की साफ़ सफाई के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ होते हैं, मेनली कैल्शियम कार्बोनेट, और टॉपिकल एजेंट जो स्किन के लिए यूज़ होते हैं, उनकी 3-4 कंपाउंड की डिटेल और थोड़ा सा उनका जो भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन। फिर बच्चों अपना वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट आता है मेडिसिनल केमिस्ट्री, जिसमें डिफरेंट चैप्टर्स हैं रिलेटेड टू द फार्माकोलॉजी। जैसे आपने जनरली अपने बालों से शुरू हो जाना है, वैसे हमारी एज तक आते आते तो बाल उड़ जाते हैं, पर आपने अपने सारे सिस्टम को मेंटेन या इमेजिन करना है सिर से। यहाँ से स्टार्ट होता है CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ज़्यादा सोचने से बाल उड़ते हैं, ज़्यादा सोचने से एपिलेप्सी, अल्जाइमर, सिजोफ्रीनिया, पार्किंसनिज्म, ये सारी डिजीज होती हैं। और यही हमारे सारे चैप्टर हैं मेडिसिनल केमिस्ट्री में। और इनको सही करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं, दे आर कॉल्ड एंटी एपिलेप्टिक, एंटी पार्किंसनिज्म, एंटी सिजोफ्रीनिक, ये सारी आ जाएंगी ड्रग्स। देन फर्दर आई पे वर्क करने वाली दवाएं, म्योटिक, म्योसिस। देन रेस्पिरेटरी सिस्टम, उस पर वर्क करने वाली दवाएं, एंटी अस्थमेटिक, ब्रोंकोडायलेटर। देन माउथ, जिससे कि एसिडिटी दूर करने वाले एंटासिड। देन हमारा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आ जाएगा, हार्ट का। मैंने राइट साइड हाथ लगाया, जनरली हार्ट लेफ्ट साइड रहता है, बट जब आप लोगों की एज में कहीं दिल लग जाए तो दिल राइट साइड भी आ जाता है, तो नो प्रॉब्लम। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में जो हमारी चैप्टर्स आते हैं, एंटी हाइपरटेंसिव, एंटी एंजाइनल, एंटी अरिथमिक, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। देन GIT से रिलेटेड कुछ चैप्टर आ जाएंगे, रेस्पिरेटरी हमने कवर कर ही लिया, रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड हो जाएंगे, एंटी माइक्रोबियल एजेंट हो जाएंगे, एंटी कैंसर वाले एजेंट्स को एंटी नियोप्लास्टिक बोलते हैं। इन सब का डेफिनेशन जो जनरली आप लोग जानते हैं, क्योंकि नेम से ही क्लियर है कि ये दवा किस लिए यूज़ हो रही है। और इन सब के अंदर जो सबसे मेन चीज़ है वो है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन 2 तरह का रहता है, केमिकल क्लासिफिकेशन बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ न्यूक्लियस या हेट्रोसाइक्लिक रिंग, कि इंडोल डेरिवेटिव है वो, या पिरिडीन डेरिवेटिव है, या पिरिमिडीन डेरिवेटिव है। या फिर फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि फार्माकोलॉजिकल कि एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग है वो अगर हाइपरटेंशन में दे रहे हैं, या वेजोडायलेटर है वो, या अल्फ़ा ब्लोकर है, बीटा ब्लोकर है, ये सारा फार्माकोलॉजी पर आ जाएगा। ओके, फर्दर थर्ड हमारा जो सब्जेक्ट आ जाता है, दैट इज़ फार्माकोग्नोसी। फार्माकोग्नोसी रिलेटेड टू द हर्बल ड्रग, कि किसी भी बीमारी को दूर करने के लिए जो हर्ब्स यूज़ होती हैं। आप लोगों में से कुछ लेडीज़ होंगी जो किचन में कुकिंग करती हैं, हालांकि आज की डेट में जेंट्स को भी करना पड़ता है, तो वहाँ हल्दी से लेकर, जीरे से लेकर, सौंफ से लेकर जितने भी ये मसाले यूज़ हो रहे हैं, यही सारे हम लोगों ने फार्माकोग्नोसी में पढ़ने हैं। और करना क्या है, हल्दी का बायोलॉजिकल नेम, पहले इंग्लिश नेम टर्मरिक, फिर उसका याद करना है हमने बायोलॉजिकल नेम, करक्यूमा लौंगा। इसी तरह जो हमारी अदरक है, जिंजीबर ऑफिसिनेलिस, जो हमारी मुलट्ठी है, ग्लिसराइजा ग्लैब्रा, जो हमारा नीम का पौधा है, एजाडिराचाटा इंडिका। तो ये कुछ बायोलॉजिकल नेम हैं जो पूरे वर्ल्ड में एक ही नाम से जाने जाते हैं। और ये पता है क्यों बने? क्योंकि हमारे इंडिया में हम हल्दी बोल रहे हैं, नेपाल में उसको हो सकता है कुछ और बोलें, अमेरिका वाले उसको टर्मरिक बोलेंगे, चाइना वाले उसको समथिंग कुंगफू बोल देंगे, और आप लोग अपनी राजस्थानी बागड़ी या पंजाबी में कुछ और बोल देंगे। तो इसलिए यूनिवर्सली उस ड्रग का नाम एक रहे, उसके लिए यहाँ पर डिसीजन लिया गया था साइंटिस्ट के द्वारा कि एक बायोलॉजिकल नेम दिया जाएगा जो 2 वर्ड्स से बना होगा। हर बायोलॉजिकल नेम में 2 वर्ड्स रहते हैं। नंबर 1 वर्ड दैट इज़ कॉल्ड जीनस, और जो दूसरा वर्ड होता है उसको कहते हैं स्पीसीज। जैसे मैंने अभी एक नाम बोला टर्मरिक का, करक्यूमा लौंगा, करक्यूमा इज़ जीनस
और लोंगा जो है वो स्पीसीज़ है। और इनको लिखते टाइम आपने ये ध्यान रखना है कि दोनों वर्ड्स को डिफरेंट डिफरेंट आप लोगों ने अंडरलाइन कर देना है। दैट इज़ ए रूल ऑफ फार्माकोग्नोसी। तो इसमें अपनी 20 to 30 ड्रग्स हैं जिनके बायोलॉजिकल नेम अगर आप लोग याद कर लेते हैं ना, जो 1 से 2 पन्नों का काम है। और आई एम डैम श्योर कि आप 10 to 15 मार्क्स आउट ऑफ 80 सीधा सीधा ले जाएंगे। तो है ना बढ़िया काम, बस नाम रटने पड़ेंगे। और ये नेम वैसे ही रटने हैं जैसे हॉलीवुड हीरो और हीरोइंस के नेम जनरली हमें नहीं याद होते थे, बट कुछ एक बच्चे जो हैं वो बढ़िया रट्टा मारते थे ना, तो सेम वही आपने यहाँ प्रैक्टिस करनी है। और बड़े अजीबोगरीब नेम हैं, उनको याद करना है। देन वन मोर क्वेश्चन इज़ देयर इन फार्माकोग्नोसी, क्लासिफिकेशन ऑफ हर्बल ड्रग, कि किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करने के डिफरेंट डिफरेंट मेथड होते हैं। आप लोगों ने जैसे अपने मोहल्ले में या अपनी सोसाइटी में हम लोग देखें हैं कि हमें क्लासिफिकेशन करना हो, तो हम लोग पहले ऐसे करते हैं मेल एंड फीमेल, फिर हम करते हैं बड़ी हाइट वाले बच्चे, छोटी हाइट वाले बच्चे, या क्लास में 70% से ज़्यादा लेने वाले बच्चे, 90% से ज़्यादा वाले, 50% से ज़्यादा। इसी तरह हर्बल ड्रग्स को क्लासीफाई करने के कई मेथड हैं। नंबर 1 इज़ फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, कि उसका यूज़ क्या है, थेराप्यूटिकल वैल्यू क्या है। एंटी हाइपरटेंसिव है वो, एंटी अल्सर के लिए यूज़ हो रही है, एंटी माइक्रोबियल है, एंटी कैंसर है, उस बेसिस पर क्लासिफिकेशन। या फिर 2 नंबर आ जाता है अल्फ़ाबेटिकल, पहले ए वाली ड्रग्स आ गई, फिर बी वाली आ गई, फिर सी वाली आ गई। जैसे क्लास में आपका रोल नंबर हम लोग लेते हैं ना, अमित अनिल पहले आ जाते हैं, और सुनीता और सुनील बाद में आ जाते हैं, और एंड में जेड और वाई पर मैंने आज तक नेम नहीं देखा। तो सेम यहाँ पर आपको जेड और वाई में ड्रग्स भी बड़ी कम दिखेंगी। फिर टेक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, ये 3-4 और टर्म्स याद रखनी है, इनका डेफिनेशन याद करना है। वन मोर क्वेश्चन एवरी ईयर रिपीटेड, दैट इज़ रिलेटेड विद द अडल्ट्रेशन एंड क्वालिटी कंट्रोल ऑफ द हर्बल ड्रग। वहाँ पर आप लोगों ने कुछ मेथड देने हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑफ हर्बल ड्रग के। आफ्टर दैट very important question, that is different type of formulation in the Ayurvedic आयुर्वेदिक ट्रेडिशनल मेडिसिन सिस्टम, कि आयुर्वेदिक में हम लोग टेबलेट को गुटिका कहते हैं, ऐसे ही हर फॉर्मूलेशन का एक डिफरेंट नेम दिया जाता है। तो वो आप लोगों ने आयुर्वेदिक फॉर्मूलेशन के नेम, उनके बनाने का मेथड और डेफिनेशन याद कर देना है। और बड़ी मज़े की बात यह है कि हमारे सारे घरों में आयुर्वेदा यूज़ होता है, और जब से ये पतंजलि वाले बाबा रामदेव जी आए थे, उन्होंने फिर से पूरे इंडिया में इसको पॉपुलर कर दिया। तो वहाँ से आप लोगों ने अपनी दादी नानी वाली जो इन्फॉर्मेशन है ना, जो बचपन में मिली हुई है हमें, तो सारी दादी नानी वाली इन्फॉर्मेशन फार्माकोग्नोसी के सब्जेक्ट में ऐड कर देनी है। देन वन मोर क्वेश्चन दैट इज़ रिलेटेड विद द हर्बल कॉस्मेटिक, एलोवेरा, जो हमारे घरों में लगा होता है एलोवेरा का प्लांट, उसको उसके अंदर से जूस निकलता है जो स्किन से लेकर हेयर ट्रीटमेंट तक यूज़ होता है। देन न्यूट्रास्यूटिकल, न्यूट्रास्यूटिकल में प्रीबायोटिक, प्रोबायोटिक, ओमेगा फैटी एसिड्स, ये सारे आप लोगों ने डिफ़ाइन करने हैं। एंड यूज़ ऑफ हर्ब्स एज ए हेल्थ फूड, हमारी हेल्थ के लिए हर्ब्स कैसे काम करती हैं वो बताना है, और हमारी देश की इकनॉमी में हर्ब्स कैसे यूज़फुल रहेंगी वो बता देना है। तो कंटिन्यू करें। तो बच्चों 2 सब्जेक्ट अपन ने अभी बात कर ली, 2 से 3 सब्जेक्ट की। 2 सब्जेक्ट जो अभी बचे हैं सोशल एंड HAP, उसकी हम कमिंग वीडियो में बात करेंगे। और हमारे टीचर्स जो हैं वो हमारे स्मार्ट पैनल पर भी वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो हम पूरी उम्मीद करते हैं आप लोग हमारी इन वीडियोज़ को लाइक करेंगे। लाइक करें या ना करें, मेनली इनसे नॉलेज लीजिए और अपने एग्ज़ाम्स क्लियर कीजिए, हमारी यही इच्छा है। अगर आप लोगों के एग्ज़ाम हमारी इस दी गई नॉलेज से क्लियर होते हैं तो हमारी टीम की, हमारी टीचर्स की जो मेहनत है वो हम लोग सफल मानेंगे। एंड कोई भी डाउट हो आप लोगों का क्वेश्चंस को लेकर या किसी एग्ज़ाम पैटर्न को लेकर, आप हमें व्हाट्सएप या कोई कमेंट छोड़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।